फिल्म की शुरुआत के सीन में हम मिलते हैं एक अमीर आदमी रिची से और उसकी वाइफ हंटर से। दोनों एक क्लासी डिनर पार्टी अटेंड कर रहे होते हैं जहां और भी अमीर लोग होते हैं। ये पार्टी रिची की रीसेंट बिजनेस सक्सेस का सेलिब्रेशन के लिए रखी गई है, जिससे उसकी कंपनी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ है। रिची के पेरेंट्स भी वहाँ होते हैं और उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व होता है। डिनर खत्म होने के बाद रिची और हंटर अपने नए लग्जरियस मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। हंटर, जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आई होती है, उसकी लाइफ अब लग्जरी से भरी हुई है, बट फिर भी उसका मन काफ़ी अकेला फील करता है। दिन भर वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती है, कभी कुकिंग में, कभी मोबाइल गेम्स खेलकर या फिर स्केचिंग करके। लेकिन धीरे धीरे वो इमोशनली नम फील करने लगती है। उसे लगता है जैसे रिची उसके इमोशंस को समझता ही नहीं। रिची मोस्टली बिजी रहता है और हंटर से इमोशनली काफ़ी दूर हो गया है। उस डिनर पार्टी के कुछ दिनों बाद हंटर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये खुशी की न्यूज़ अपने हस्बैंड रिची के साथ शेयर करती है। रिची का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो फ्यूचर में एक फैमिली शुरू करने के आइडिया से काफ़ी एक्साइटेड होता है। इस स्पेशल मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों डिसाइड करते हैं रिची के पेरेंट्स के साथ डिनर पर जाने का। डिनर के दौरान हंटर एक अपना बचपन का इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाना चाहती है, लेकिन रिची के पापा बीच में ही बात काट देते हैं और बिजनेस के टॉपिक्स पे डिस्कशन शुरू कर देते हैं। हंटर का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। वो चुप हो जाती है और बस अपने ग्लास में बर्फ के टुकड़ों को घूरती रहती है। उसके अंदर का अकेलापन फिर से उभरने लगता है। अगली सुबह हंटर के रूम में उसकी सास कैथरीन आती है। वो उसे एक गिफ्ट देती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर एक किताब। साथ ही वो बताती है कि ये किताब उनके लिए भी एक टाइम पे काफ़ी मददगार रही, जब वो खुद भी प्रेग्नेंट थी। कुछ वक्त बाद हंटर वही किताब पढ़ रही होती है जो उसकी सास ने दी थी। पढ़ते पढ़ते उसे एक ऐसी लाइन मिलती है जो उसे अंदर तक जगा देती है। एक इम्पल्सिव मोमेंट में वो अपने डेकोरेशन बॉक्स से एक छोटी सी मार्बल उठाती है और बिना सोचे समझे उसे निगल जाती है। अजीब तरीके से ये उसे काफ़ी अच्छा महसूस कराता है, जैसे उसने अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल पा लिया हो। अगले दिन सुबह जब रिची ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है, तो किसी बात को लेकर उसका मूड खराब हो जाता है और वो हंटर से थोड़ा नाराज़ हो जाता है। रिची को अगले दिन ये पता चलता है कि हंटर ने उसकी एक महंगी सिल्क टाई खराब कर दी है। सेम दिन थोड़ा वक्त बाद हंटर ने जो मार्बल निगला था वो उसकी बॉडी से निकल आता है। वो बिना किसी डिस्गस्ट के उसे सिंक से उठा लेती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन जब हंटर घर साफ कर रही होती है तो उसकी नज़र एक अजीब टेम्पटिंग ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, एक छोटा सा थंब टैग। थोड़ी देर तक वो उसे देखती रहती है और फिर हेजिटेशन के बावजूद उसे निगल जाती है। हंटर एक थंब टैग को अपने मुंह में डालती है, लेकिन उसकी जुबान से चुभने लगता है। वो उसे निगलने की इच्छा को रोकती है, पर आखिरकार वो अपने इम्पल्स से हार जाती है और उस थंब टैग को निगल लेती है। अजीब सी रिलीफ फील होती है उसे। उसी शाम रिची कुछ दोस्तों के साथ घर लौटता है। पूल के पास सबको ग्रीट करने हंटर जाती है, लेकिन तभी थंब टैग की वजह से दर्द और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। हंटर तुरंत बाथरूम की तरफ भागती है, जहां वो थंब टैग एक्सक्रीट करती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इतना स्ट्रगल होता है कि टॉयलेट सीट पर खून लग जाता है। रिची को पता चलने से पहले ही हंटर सब साफ कर देती है और वापस निकल जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हंटर का मन और ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें निगलने का करता है, ऐसी चीज़ें जो खाने लायक भी नहीं होती। हंटर को अब घर के कोने कोने में मिलने वाली हर अजीब चीज़ खाने का मन होने लगता है। मेटल की मूर्तियाँ, बैटरीज, किताब के पन्ने, सेफ्टी पिन्स, जैसे ये सब उसके लिए एक एडवेंचर हो। हर बार कुछ नया निगलने में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर एक दिन रूटीन अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर हंटर के पेट में कुछ एबनॉर्मल नोटिस करता है। एमरजेंसी में उसका ऑपरेशन होता है और सर्जन को उसकी आंतों में भारी मात्रा में नॉन एडिबल चीज़ें मिलती हैं, ऐसी चीज़ें जो कभी खाई नहीं जानी चाहिए थी। डॉक्टर फाइनली हंटर को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डायग्नोज करता है, पाइका। पाइका एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान खाने लायक नहीं होने वाली चीज़ें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। घर लौटने पर रिची
गुस्से और कंफ्यूजन से भरा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि हंटर के साथ ऐसा क्या हो रहा है। जब हंटर से पूछा जाता है तो वो कहती है, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है, मैंने कभी पाइका का नाम तक नहीं सुना। अपनी बीवी की हालत देखकर रिची और उसके पेरेंट्स फैसला करते हैं कि हंटर को थेरेपिस्ट से मिलवाया जाए। रिची और उसके पेरेंट्स हंटर के लिए एक थेरेपिस्ट अरेंज करते हैं, शहर के एक मशहूर डॉक्टर जिसका नाम है एलिस। शुरू में रिची और उसकी माँ हर सेशन में हंटर के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन एलिस रिक्वेस्ट करती है कि वो हंटर से अकेले बात करेगी। प्राइवेट सेशन में एलिस हंटर से पूछती है, तुम्हें ये चीज़ें निगलने से कैसा महसूस होता है। हंटर कन्फेस करती है कि उसे इन ऑब्जेक्ट्स के टेक्सचर फील करना अच्छा लगता है, जैसे ये चीज़ें उसके लिए एक इमोशनल रिलीफ बन गई हो। इसी बीच रिची एक आदमी लुई को हायर करता है जो हंटर पर नज़र रखे जब वो ऑफिस में होता है, लेकिन लुई की प्रेजेंस सिर्फ हंटर को और ज़्यादा चिढ़ाने लगती है। दिन बे दिन हंटर लुई के इंटरफेरेंस से इरिटेट होने लगती है। वो उसकी हर चीज़ में मदद करने की कोशिश करता है। किचन में, उसके पर्सनल स्पेस में वो इतना कंट्रोलिंग हो जाता है कि हंटर को बाथरूम जाने से पहले उसका इंस्पेक्शन तक करता है। लेकिन इन सब के बावजूद हंटर फिर भी एक रास्ता ढूंढ लेती है, कुछ भी निगलने का, नॉन फूड आइटम्स का। वो ऑब्सेशन काफ़ी गहरा चुका होता है, जैसे ये उसके लिए सुकून का एक नया तरीका बन गया हो। अगला सीन शिफ्ट होता है रिची के बर्थडे सेलिब्रेशन पर। एक शानदार पार्टी उनके मेंशन में। पार्टी के दौरान हंटर को पता चलता है कि वहाँ मौजूद हर कोई उसकी सॉलोइंग प्रॉब्लम के बारे में जानता है। वो रिची से कॉन्फ्रंट करती है और पूछती है कि उसने सबको क्यों बताया, लेकिन रिची इस बात को लाइटली ले लेता है और कह देता है कि आज उसका स्पेशल दिन है और वो नहीं चाहता कि हंटर कुछ गलत करके उसका दिन खराब करे। इस बात से हंटर काफ़ी हर्ट और अपसेट फील करती है। अपनी नेक्स्ट थेरेपी सेशन में हंटर अपने कुछ पर्सनल और पेनफुल एक्सपीरियंसेस थेरेपिस्ट के साथ शेयर करती है। वो बताती है कि उसकी अपब्रिंगिंग उसके बायोलॉजिकल फादर के साथ नहीं हुई थी और उसने कभी अपने असली फादर को देखा भी नहीं है। बस उसके पास एक पुरानी फ़ोटो है जो उसने संभाल कर रखी है। हंटर ये भी डिस्क्लोज करती है कि वो तब कंसीव हुई थी जब उसकी माँ के साथ एक स्ट्रेंजर ने ज़बरदस्ती की थी। एक दिन जब हंटर गार्डन में होती है तो मिट्टी को देखते देखते उसका मन करता है कि वो मिट्टी खा ले, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है और वो जब बाथरूम में हाथ धो रही होती है तो अपने हस्बैंड की कुछ बातें सुन लेती है और हंटर को एक शॉकिंग बात का पता चलता है। रिची ने उसके थेरेपिस्ट को पैसे दिए थे ताकि उसके सेशंस की सारी डिटेल्स उससे मिल सकें। ये सब सुनते ही हंटर की हालत ख़राब हो जाती है। वो पैनिक करने लगती है। जैसे ही रिची काम के लिए निकलता है, हंटर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद लुई रूम में आता है, लेकिन जब वो देखता है कि हंटर बेड के नीचे छुप गई है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो भी बेड के नीचे चला जाता है और हंटर के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर उसे तसल्ली देता है। हंटर के लिए एक बड़ा इमोशनल सपोर्ट था ये। इतना टफ वक्त में किसी का साथ मिलना जैसे एक सहारा बन जाता है। कुछ देर बाद हंटर को फिर से कोई चीज़ खाने की इच्छा होती है। वो ड्रॉर्स में इधर उधर तलाशी लेने लगती है कुछ भी निगलने के लिए, और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बिना सोचे समझे एक स्क्रू ड्राइवर उठाती है और उसे निगल जाती है। लेकिन स्क्रू ड्राइवर निगलने का फैसला हंटर के लिए एक बहुत बड़ी गलती बन जाता है। वो तुरंत चोकिंग करने लगती है, सांस रुकने लगती है। लुई ने जैसे ही देखा वो तुरंत उठ जाता है और पैनिक में 911 कॉल करता है। उसके बाद वो हंटर को फटाफट हॉस्पिटल ले जाता है। खुशकिस्मती से सर्जन्स ऑपरेशन में सक्सेसफुल होते हैं। वो स्क्रू ड्राइवर को हंटर की बॉडी से निकाल लेते हैं बिना हंटर या उसके बेबी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन इस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस के बाद हंटर एक नई मुसीबत में फंस जाती है। रिची और उसके पेरेंट्स उस पर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। वो हंटर से पेपर्स साइन करवाने की कोशिश करते हैं जिसमें लिखा होता है कि हंटर को 7 महीने तक एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं होता। पहले हंटर मना करती है, लेकिन रिची उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। वो धमकी देता है कि अगर हंटर ने मना किया तो वो उसे डिवोर्स दे देगा। इतनी ज़बरदस्ती के बाद हंटर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसे मजबूरन मानना पड़ता है। ये सब देखकर लुई का दिल भर आता है। वो चुपचाप एक कोने में सब कुछ देख रहा होता है।
अगली सुबह हंटर अपने सामान पैक करती है, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जब वो निकलने वाली होती है एकदम लास्ट मोमेंट पर वो रुक जाती है। हंटर वापस अपने रूम में चली जाती है और कहती है कि वो अपना कुछ सामान भूल गई है। जैसे ही हंटर अपना सामान लेने के बहाने अंदर जाती है, सरप्राइजिंगली लुई वहां आकर उससे मिलता है और इनकरेज करता है कि वो जंगल के रास्ते भाग जाए। हंटर बिना कुछ सोचे समझे लुई की बात मान लेती है। जैसे ही वो नजरों से गायब होती है, लुई उसके डिसअपीयरेंस को एक एस्केप के तौर पर स्टेज कर देता है। हंटर जंगल के रास्ते निकल जाती है और काफी मुश्किल से एक मोटल तक पहुंचती है, लेकिन मोटल में एंटर करने से पहले वो जमीन से थोड़ा सा मिट्टी उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है, जैसे उस मिट्टी से वो कुछ इमोशनल कनेक्शन हो। मोटल के रूम में जाकर हंटर अपने हस्बैंड रिची को फोन करती है। फोन पर वो अपना दिल हल्का करते हुए कन्फेस करती है कि वो सिर्फ रिची को खुश करने के लिए प्रेग्नेंट हुई थी। वो बताती है कि उन दोनों ने सब कुछ बहुत जल्दी कर लिया था, बिना अच्छे से सोचे समझे। शुरू में रिची हंटर से प्यार भरी बातें करता है, उसे वापस आने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हंटर उसकी बातों को मना कर देती है, रिची का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो हंटर को नीचा दिखाने लगता है, उसकी बेइज्जती करता है, कहता है कि वो किसी काम की नहीं है और उसमें एक भी स्किल नहीं है। ये कॉल हंटर के लिए एक और इमोशनल तोड़ने वाला पल होता है। कॉल खत्म होने के बाद हंटर अपना फोन तोड़ देती है और मोटल के कमरे में अकेली बैठकर टीवी देखते हुए मिट्टी खाते हुए रात गुजारती है। अगली सुबह हंटर मोटल से चेकआउट करती है। वो अपनी माँ को फोन करती है और पूछती है क्या वो कुछ दिन उसके साथ रह सकती है, लेकिन बदकिस्मती से माँ मना कर देती है। वो कहती है कि उसका दूसरा बच्चा अभी उसके साथ रह रहा है। हंटर अब खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है, बिना किसी सहारे के। अकेले और टूटी हुई हंटर अब अपने बायोलॉजिकल फादर विलियम के घर जाने का डिसीजन लेती है। वो जैसे ही उसके घर पहुंचती है, देखती है कि विलियम अपना बर्थडे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मना रहा होता है। हंटर धीरे धीरे उसके पास जाती है, लेकिन विलियम उसे पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि हंटर उसकी बेटी की किसी फ्रेंड की माँ है। हंटर तुरंत अपनी पहचान क्लैरिफाई करती है। वो अपनी माँ का नाम लेती है और जैसे ही विलियम वो नाम सुनता है, वो तुरंत समझ जाता है कि हंटर उसकी अपनी बिछड़ी हुई बेटी है। थोड़ी देर बाद जब उन्हें अकेले बात करने का मौका मिलता है, हंटर अपने दिल की भड़ास निकालती है। वो सवाल करती है कि कैसे विलियम ने उसकी माँ के साथ गलत काम किया था। विलियम अपनी पुरानी गलती को मानता है। वो कन्फेस करता है कि जब उसने वो काम किया था तब वो अपने आप को पावरफुल महसूस करता था, लेकिन अब कई साल जेल में बिताने के बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वो उनका सच में पछतावा करता है। ये बातें करते हुए विलियम का चेहरा इमोशनल हो जाता है। विलियम के साथ इमोशनल कॉन्वर्सेशन के बाद हंटर के दिल का बोझ हल्का पड़ता है। अपने इमोशंस से लड़ते लड़ते वो फाइनली एक थोड़ा सा सुकून महसूस करती है। विलियम उसे ये यकीन दिलाता है कि हंटर का कोई कसूर नहीं था और उसे अपने पास्ट की गिल्ट को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। थोड़ा वक्त बिताने के बाद हंटर एक नया डिसीजन लेती है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। वो क्लिनिक जाती है और अपने लिए एक पेनफुल और मुश्किल डिसीजन लेती है, एबॉर्शन का। डॉक्टर हंटर को प्रोसीजर के लिए कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लिनिक के बाद हंटर एक फूड कोर्ट में जाकर लंच के दौरान वो पिल्स खा लेती है। आसपास हर तरफ भीड़ होती है, लोगों की हलचल होती है, लेकिन हंटर अपने अंदर के तूफान के साथ अकेली होती है। थोड़ी देर बाद हंटर रेस्ट रूम जाती है। वहाँ पर जब वो सब कुछ फेस करती है, उस पर इमोशनल और फिजिकल दर्द का एक लहर सी छा जाती है। लेकिन जैसे ये पेनफुल प्रोसीजर कंप्लीट होता है, हंटर के दिल में एक छुपा हुआ सुकून उभर कर आता है। वो एक नई आज़ादी, एक नई राहत महसूस करती है। हंटर अपने दिल में जानती है कि ये डिसीजन लेना आसान नहीं था, लेकिन वो ये भी समझ जाती है कि ये उसके लिए सबसे सही डिसीजन था। अब जब उसका मन और सोच दोनों साफ है, हंटर तय करती है कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अपने पुराने दर्द और ट्रॉमास को पीछे छोड़कर हंटर नए सपनों के साथ अपने सफ़र पर निकल पड़ती है।